को आपको कराने का प्रयास करूँगा। आपके लिए मैं बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं बहुत एक एक प्रश्न को ढूंढ रहा हूँ और उस प्रश्नों को ढूंढने के बाद उसे कलेक्ट कर रहा हूँ और उसको पीपीटी में कन्वर्ट करके, और आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि हर साल का जो साइंस का क्वेश्चन है जहाँ से पूछे गए हैं वो सबको मैं आपको एक तरीके से करवा दूँ। ऐसे मैं अभी साइंस का बनाया हूँ। इसके बाद आपको अभी एसएसटी का जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन है उसको भी मैं कलेक्ट करूँगा और आपको ऐसे अलग अलग पार्ट में करके कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको मैं इस आधार पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मॉक प्रश्न उसको भी कराने का प्रयास करूँगा। तो एक बार आप लोग 10 मिनट 20 मिनट के टाइम निकाल कर और इस वीडियो को आसानी से देख लीजिए, और हो सके तो आप एक नोट्स भी तैयार कर लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो प्रश्न है, सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था ये क्या था, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस है जो पोप की आवाज़ करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही याद रखना है कि पोप की आवाज़ कौन करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि पोप की आवाज़ कौन करती है। तो देखिए इसमें जो पोप की आवाज़ करती है वो तो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन गैस तो उतना जलता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, ये होगा नहीं। और मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कौन सी गैस है जो पोप की आवाज़ करती है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि अंडे की जर्दी। देखिए ये जो प्रश्न पूछे गए थे ये बहुत ही एक कहेंगे कि टिपिकल प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पे अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अब अंडे का जर्दी क्या होता है, तो जो अंडे आप देखे हैं उस अंडे के अंदर एक पीला टाइप का रहता है। ठीक है, तो वो पीले टाइप वाला कहीं बोला जा रहा है कि अंडे की जर्दी कौन से प्रकार का है, तो ये इमल्सन होता है। और अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है, ठीक है, अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन अंदर वाला जो है वो क्या है, इमल्सन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आयरन का, ठीक है, आयरन का परमाणु संकेत क्या है। देखिए यहाँ पे है आयरन का, बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ Fe हो जाएगा। देखिए आपको इन प्रश्नों को मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार है। आप इन प्रश्नों को देखिए, ये ओरिजिनल प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस आधार पे आप तैयारी करने का प्रयास कीजिए, वरना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो फिर बहुत चीज़ें आप हार्ड चीज़ें पढ़ लीजिएगा लेकिन आसान आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अगला जो भी है हम लोग का क्वेश्चन वो है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की प्रसंकरण अवस्था क्या है। तो इसमें होता है sp3। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि प्रसंकरण क्या होता है, तो ये sp3 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कोशिका में स्थित जैविक तरल पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट जीव द्रव्य के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पीछे जो सिलेबस का वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, आप ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये ओरिजिनल प्रश्न है और ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पुरकिंजे हो जाएगा। ठीक है, कब किया था, तो 1839 ईस्वी में किया था। ठीक है, अभी याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक जो 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने केंद्र का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, केंद्र का खोज किया था 1931 ईस्वी में। और इसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं ये स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। आपको जितना हो सकता है मैं डिस्कशन के साथ भी बताऊंगा और वन लाइनर जो फॉर्म है यहाँ से आपका एक क्लियर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, वोट देने वाले, ठीक है, वोट देने वाले स्याही में मतदाता के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। जो वोट देते हैं तो इसमें किस स्याही, देखते हैं उंगली पे लगाया जो जाता है तो किसका होता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है, याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट होता है, न कि सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियाँ भोज्य पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। देखिए प्रश्न के लेवल क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा स्टार्च के रूप में। ठीक है, जो हरी पत्तियाँ हैं ये भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है।
सेलुलोज जो होता है ये पूछता है कि कोशिका भित्ति जो होता है ना, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और जो कोशिका झिल्ली होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता है? देखिए यहाँ पे कौन सा कार्य अनुपस्थित रहता है? तो राजधानी तो पादप में होता ही होता है, कोशिका भित्ति भी होता है जो बताए हैं, सेलुलोज का बना होता है। प्लेटिस्ट यानी इसको बोलते हैं लवक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लवक, याद रखिएगा। जो लवक होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा और क्रोमोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद होता है, रंगहीन होता है और ये जड़ में पाया जाता है। तो जो स्तरका है, जो सेंट्रोसोम है, ये नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखिएगा ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? देखिए जनन आपको बताए थे हम जनन, तो जनन से भी प्रश्न पूछे, इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं जनन से कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो यहाँ पर होता है बहु विभाजन, याद रखिएगा यहाँ क्या होता है? बहु विभाजन होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? ये प्रश्न को थोड़ा देखिए, यही प्रश्न थोड़े से स्तर वाले हैं जो आपको ध्यान से देखना है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों की अनुवांशिक स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करती है? करा है कि अनुवांशिक स्थिरता को, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री। ये आते हैं किस में? अलैंगिक, ठीक है। तो अलैंगिक और एक होता है लैंगिक जनन, 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? इसमें जो विभाजन होता है ये समसूत्री होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। इसके बाद है कुछ सरीसृपों में, यही 2-4 प्रश्न जो है लेवल के हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। और हर प्रकार के मैं प्रश्न को करवाने का आपको कोशिश करूंगा, वो आसान प्रश्न हो या अपने से कितना भी हार्ड प्रश्न हो, मैं सभी प्रश्न को आपको सलूशन कराऊंगा। अगला है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें, देखिए कह रहा है कि इसमें क्या है, देखा गया है कि इसमें क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि इसमें यह बताया गया है कि सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडे में उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ताप है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ ये ताप पर निर्भर करता है ना, यहाँ पे तप हो गया है, ताप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा ताप, ठीक है, ताप पर यह निर्भर करता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से सामना होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि शुक्राणु और यहाँ पे अंडे मतलब अंडज, ठीक है, अंडाणु। शुक्राणु जो पुरुष में पाया जाता है और अंडाणु जो महिला में होता है, तो ये कहाँ पे होते हैं? तो ये हो जाएगा डिंबवाहिनी, ठीक है, डिंबवाहिनी में इसका मिलन होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका होता है? देखिए ये भी मैंने प्रश्न आपको सिलेबस में बताया था कि यहाँ से जो प्रश्न है पूछा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट किसका बना होता है। देखिए यहाँ से ये घोंघा होता है, एक उसका बना होता है, लेकिन यहाँ घोंघा ना देकर दिया है समूह, दिया है किस समूह का? तो घोंघा किस समूह का है? मोलास्का का, ठीक है। जो भी कीट होते हैं वो सब कीट किसके होते हैं? आर्थ्रोपोडा के होते हैं। और जितने आर्थ्रोपोडा कहा जाता है कि ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है, याद रखिएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है, और पादप जगत का पूछेगा तो ब्रायोफाइटा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पादप जगत का पूछेगा तो ब्रायोफाइटा है और जंतु जगत का पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन होता है? मुख्य समन्वय, समन्वय मतलब ये सभी चीज़ों को संचालित करने वाला, तो मुख्य हो जाएगा इसमें मस्तिष्क, ठीक है, इसमें मस्तिष्क होता है, मुख्य मस्तिष्क, क्योंकि यहीं से सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये सभी मैं अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल्स पढ़ाऊँगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? बताइए लिम्फ के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? तो पहले लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये सही है, कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन, हाँ लिम्फ रंगहीन होती है।
लसिका आत्र से पाचित व अवशोषित एमिनो अम्लों का परिवहन करती है, ये भी सही है। लसिका को वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। ये वाहिनियों द्वारा इसको एकत्रित नहीं किया था, वो रक्त होता है, ये नहीं होता। तो ये ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला बोलते देखिए दर्पण से प्रकाश हम आपको बताए थे, ये इसी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। हर साल का मैं आपको पेपर कराऊंगा और आप हर साल मिला लीजिएगा कैसे प्रश्न के लेवल हैं। एक अपसारी दर्पण है, देखिए एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी, ठीक है। एक होता है अभिसारी, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अपसारी और एक अभिसारी। तो अपसारी होता है कौन? उत्तल। अपसारी कौन होता है? उत्तल। और अभिसारी पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका अवतल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो यहाँ से जो भी संवेग होंगे ये 2 गुने हो जाएंगे, ठीक है। तो संवेग कितने हो जाएंगे? 2 गुने। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? याद रखिएगा, या सीधे इसको प्रश्न पूछना चाहिए था कि मोनाजाइट किसमें पाए, किसका अयस्क है? थोरियम, ठीक है। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? सॉरी, थोरियम प्राप्त होता है, याद रखिएगा, थोरियम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं में बंध की प्रकृति क्या है? ठीक है, जल के अणुओं में बंध की प्रकृति क्या होती है? तो जो जल के अणुओं में बंध की प्रकृति होती है वो होती है हाइड्रोजन आबंध। याद रखिएगा, जो H2 होता है ना, इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। अगले प्रश्न हम लोग का है कि C6H, देखिए यहाँ पर C6H जो 6 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, C6 और H 14 होगा, ठीक है। C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 5। कितना होता है? 5। ये कैसे होते हैं? तो देखिए एक बना दे रहा हूँ, जैसे C6 है ना, तो ऐसे कर लीजिएगा जी, आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बनाना है और यहाँ से ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 1 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से कर दीजिएगा ऐसे, और एक हम बना दे रहे हैं यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसके ऐसे ऐसे कुल मिला के 5 बन सकते हैं। तो याद रखिए इसके कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ तक टोटली प्रश्न हमारा 22 था जो हो गया। अब आगे आपको हम प्रश्न को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लाकर कराने का कोशिश करेंगे, और इसी आधार पर अब हम एक एक जो टॉपिक आपको लिखवाए हैं उस एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू करेंगे। और आप यहाँ से देखिएगा, देखिए दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि इस बार जितने आप हम पे विश्वास करके जुड़े हुए हैं आप सभी को वर्दी मिल जाए और 2025 में आप सभी का नौकरी लग जाए। आपको भी पता है कि इस बार सरकार बहुत ज़्यादा वोट इलेक्शन भी है, और सरकार बहुत ज़्यादा इलेक्शन वोट मतलब कि आपको जो नौकरी है वो बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको भी अपने चुनाव के लिए, मुद्दे के लिए जो भी है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कंटेंट को पढ़िए और बहुत जल्द अपने नौकरी को करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद। बने रहिए चैनल के साथ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।